बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आईसीआर खुद का एग्जाम लेता था, लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने खुद का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। Everyone, this side Alok Sahu. I am a BTech pass out student from NDRI Karnal and right now I am working in Amul as a junior officer. तो अगर आपने अभी तक मेरे प्लेसमेंट जर्नी की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे NDRI करनाल में प्लेसमेंट्स हुए एंड उसमें कब मेरा प्लेसमेंट हुआ, कितने रिजेक्शंस हुए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप उसमें जान सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR 2025 के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हम बात कर रहे थे ICAR 2024 के बारे में, जो कि मोस्टली चीज़ें ICAR 2024 की ख़त्म हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया मैं ICAR 2025 के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स इस साल 12th में रहने वाले हैं या फिर ड्रॉपर हैं वो ICAR 2025 के लिए एलिजिबल हैं या फिर कहें तो उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको पता होगा कि पहले ICAR का स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता था, लेकिन 2023 से CUET ने ICAR को अपने अंदर मर्ज कर लिया है, यानी कि अब ICAR का कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। तो अगर आपने सुना हो कि ICAR की जो 70+ कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उन सब में पहले एडमिशन्स ICAR की काउंसलिंग के थ्रू मिलता था। अभी भी आपको ICAR की काउंसलिंग के थ्रू ही उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ICAR खुद का एग्ज़ाम लेता था, लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने खुद का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है। मेनली यूजी के लिए, पीजी के लिए आज भी इनका खुद का एग्ज़ाम ये खुद ही कंडक्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन यूजी वालों के लिए अब ये क्या कर रहे हैं कि CUET के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन दे रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे कि CUET में आप जो एग्ज़ाम होगा आप उसमें बैठ रहे होंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे। CUET का जो स्कोर रहेगा उस स्कोर को CUET वाले ICAR वालों को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि आपको जब CUET का फॉर्म फिल करेंगे उसमें ICAR चूज़ करना मस्ट होगा। अगर आप CUET में ICAR चूज़ करेंगे तभी आपके मार्क्स जो हैं वो ICAR वालों को दिए जाएंगे। तो जब CUET के मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रिजल्ट ICAR वालों को दिया जाएगा और ICAR वाले उस रिजल्ट का यूज़ करके आपकी एक ICAR की प्रॉपर रैंक बनाएंगे एंड देन उस रैंक का यूज़ करके ये लोग आपकी काउंसलिंग कर रहे होंगे और उस काउंसलिंग के बेसिस पर आपको ICAR के कॉलेजेस में एडमिशन्स मिल रहे होंगे। तो मेनली फंडा ये है कि आपको कोई भी ICAR का एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको CUET 25 में जो एग्ज़ाम होगा आपको वो एग्ज़ाम देना है। अब उस एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी हम उन पर फर्दर वीडियोस बना लेंगे। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि CUET 2025 में फॉर्म फिल करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी मेनली ICAR के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी CUET 2025 के बारे में होगी। तो अगर हम इसकी डेट के बारे में बात करें कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी वो आपको फरवरी से मार्च के आसपास मिल जाएगी, यानी कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम चलेंगे तभी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी आएगी। जैसे ही आपकी डेट आएगी हम आपको यहाँ अपडेट दे देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जो भी CUET 2025 के अपडेट्स होंगे, ICAR 2025 के अपडेट्स होंगे, वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो यानी कि आपको एग्जाम से लेकर आपकी काउंसलिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं CUET के सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि CUET में सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 11th का कोई सिलेबस नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भैया क्या CUET 2025 के लिए हमें 12th और 11th दोनों को पढ़ना है? तो नहीं, आपके CUET 2025 में आपसे सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस ही पूछा जाएगा। 11th का आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या यूज होगा। मेनली जो ICAR का एग्जाम है वो 3 सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। या तो आपके पास मैथ होना चाहिए, या आपके पास बायो होना चाहिए, या आपके पास एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप मैथ वाले हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, अगर आप बायो वाले हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री टाइप के 3 मेन सब्जेक्ट होंगे। ये 3 सब्जेक्ट ही आपको इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि 3-3 का जो कॉम्बो बनता है वही आपका सब्जेक्ट मैटर करेगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आता है कि जो CUET के एग्जाम होते हैं उसमें तो जनरल टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, तो क्या हमें ICAR की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेनली मैं ICAR के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ICAR के जो कॉलेजेस हैं, तो जो डाउट होता है कि जनरल टेस्ट की क्या उनको ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की क्या उनको ज़रूरत होती है, तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं।
अगर आप मेनली टारगेट कर रहे हैं आईसीआर के कॉलेजेस को, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज कराए जाते हैं, बीटेक के कोर्सेज कराए जाते हैं, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो आपको कोई भी जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए प्लान बी बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, लाइक अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे आईसीआर में अगर सही कॉलेज नहीं मिला लेकिन मुझे डीयू में कोई बेस्ट कॉलेज मिल जाए बीएससी के कोर्सेज के लिए, तो आपको डीयू के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। आईसीआर तो कहता है कि आप अपने जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है उसको चूज कर लीजिए, हमारे लिए वो इनफ है। लाइक अगर आप मैथ वाले हैं तो मैथ वालों को बोलेगा कि आप पीसीएम चूज कर लो, अगर आप बायो वाले हैं तो पीसीबी चूज कर लो, अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो एबीसी चूज कर लो। बस इन 3 सब्जेक्ट से आप आईसीआर में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कई बार जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करके बैठ जाते हैं, लाइक अगर मैथ वाले हैं तो उसने सिर्फ मैथ चूज कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री चूज नहीं किया, और वो सोचे कि वो आईसीआर में आ जाएगा, तो आप आईसीआर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं। मैंने पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने ऐसी गलतियां की थी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपके नोन में कोई दोस्त है आपका जो कि सीयूटी 2025 का एग्जाम देने वाला है और वो आईसीआर की मेनली तैयारी कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, आपको 3 के 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए। उसमें आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, इन 3 का कॉम्बिनेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। पिछली बार एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आई थी कि उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अलाउ ही नहीं किया था, तो उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट आपका जो सिलेबस होगा वो वही एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ही रहेगी। आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट तो आपके सीयूटी के एग्जाम में होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो उसमें लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, जनरल टेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये जो काम आएंगे वो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए काम आएंगे, लेकिन आईसीआर वाले आपके जनरल टेस्ट नहीं देखेंगे, ना ही उनको आपके लैंग्वेज से मतलब है, उनको सिर्फ आपके 3 के 3 डोमेन सब्जेक्ट से मतलब है। तो आई होप कि जो सिलेबस को लेकर आपको डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। सिलेबस आपसे सिर्फ 12th का ही पूछा जाएगा, 11th का कोई सिलेबस आपसे सीयूटी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट होता है वो डाउट अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए और वो 3 के 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आप आई होप कि आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करें कि आईसीआर के जो कॉलेजेस हैं, 70+ कॉलेजेस आईसीआर के अंडर आते हैं, तो उनमें जो एडमिशन्स की प्रोसेस होगी वो आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू ही हो रहा होगा। अब वो क्या प्रोसेस है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि जो भी नई वीडियो जाएँ वो आपको पता चलती रहे। एज लिमिटेशंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या एज का क्राइटेरिया है। तो देखो, एज आपकी मिनिमम 16 साल होने चाहिए जब तक आप फॉर्म भर रहे होते हैं। तो 16 साल से अगर कम है तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन अगर आप 16 साल और 16 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको कोई भी एज में दिक्कत नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी आपकी वही है कि आपके पास 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 50% तो आपके 12th में आने ही चाहिए मार्क्स। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी मिलता है, लाइक अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 45% मिलेगा, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 40% तक 12th में होने ही चाहिए। अगर 12th में इससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन इतने तो हर कोई स्टूडेंट आजकल बना ही लेता है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो वही है कि 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए 12th में, और कोई भी सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तीसरी चीज़, आपका पास मैथ का कॉम्बिनेशन होगा तो आप एलिजिबल हैं, बायो का कॉम्बिनेशन होगा तो आप एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन होगा तो आप एलिजिबल हैं। आर्ट वाले स्टूडेंट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होते ऑब्वियसली, और उनके पास ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए। तो ये मेनली मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेजेस हैं जो कि आईसीआर के थ्रू आपको एडमिशन दे रहे होंगे, और बाकी सीयूटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें चलती हैं। आई होप कि जो मैं चीज़ें कन्वे करना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो पा रही होंगी। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट होता है 2025 को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन दे रहे होंगे या फिर उन पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।